हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन किस तरह से हुआ और कब हुआ, तो उसी के संदर्भ में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अंग्रेज़ भारत में कब आए और किस तरह से अपनी कंपनियों को स्थापित किया, कहाँ कहाँ पे कारखाने को स्थापित किया और किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज़ भारत के राजनीतिक गतिविधियों में अपना हस्तक्षेप करने लगा। तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे। हम लोगों ने पहले कवर कर चुका हूँ पुर्तगाली के बारे में, डच के बारे में, जो कि हॉलैंड वासी थे। तो चलिए देखते हैं आज अंग्रेज के बारे में। पुर्तगाली 1498 में आए थे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और डच का भी 1596 में जो आए थे उसका हम लोग डिस्कशन किया। तो इसमें हम लोग का एक खास चीज़ क्या है कि जब पुर्तगाली जैसे हम लोगों ने कवर किया था, तो उसके नीचे मैंने बिहार विशेष का भी दिया था कि बिहार में पुर्तगालियों किस तरह से अपनी गतिविधियाँ की थी। उसी तरह डच के बारे में भी बताया गया था कि डच सर्वप्रथम पहले अपना कारखाना कहाँ खोले थे। तो ये सब हम लोग बिहार स्पेशल में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज भी देखेंगे। आज इसमें बिहार स्पेशल नहीं है क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाता है, इस वजह से इसके अगले लेक्चर में बिहार स्पेशल का वो आएगा, वीडियो आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1599 में क्या हुआ था कि मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का एक समूह था। क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का एक समूह था जिसने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? मर्चेंट व्यापारियों के एक समूह के द्वारा इस कंपनी का स्थापना किया गया था। तो कब? 1599 ईस्वी में। उसके बाद देखा जाए, जब ये स्थापना किया गया इस कंपनी को, तो ठीक तुरंत बाद 31 दिसंबर, मतलब एक साल के अंतराल में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। तो उसके बाद क्या क्या कि ये जो समूह था मर्चेंट एडवेंचर्स व्यापारियों का समूह, महारानी एलिजाबेथ के पास गई और वहाँ से 15 वर्ष के लिए पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। मतलब एक इन रिटर्न में कि आप हमें 15 वर्ष के लिए आप हमें एक रिटर्न में दीजिए कि हम पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए वहाँ पे जाएं और अपना विस्तार करें। तो किसके टाइम पे? महारानी एलिजाबेथ। उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। तो कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र महारानी एलिजाबेथ से लिया। तो कौन लिया था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो कि एक व्यापार मर्चेंट एडवेंचर्स के व्यापारियों के समूह के द्वारा यह कंपनी ये स्थापित की गई थी, जो कि 1599 ईस्वी में। ठीक एक साल बाद यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस पर 15 वर्ष के लिए एक ऑथराइजेशन, एक मुहर लगा दिया कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। उसके बाद ब्रिटेन के राजा उस टाइम पे जेम्स प्रथम थे। तो उसके मैसेंजर के रूप में उसको बोल सकते हैं दूत के रूप में, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, उसका ब्रिटेन का जो राजा था जेम्स प्रथम, उसका एक दूत था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। तो उसी ने वहाँ से भारत आया। तो भारत कैसे आया? तो हेक्टर नामक जहाज से वह सर्वप्रथम गुजरात के सूरत शहर में सर्वप्रथम आया। तो जब आने के बाद उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे आगरा का जो बादशाह था वो जहांगीर था। तो जहांगीर के दरबार में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मतलब उसके सामने में उपस्थित हुआ। तो जब ये जो थे कैप्टन हॉकिंस, अरबी और फारसी भाषा के मतलब जानकार थे, अच्छे ज्ञानी थे अरबी और फारसी भाषा के।
तो जब वो आए तो जहांगीर के दरबार में जब आए तो वहाँ पे अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई। उसके बाद जहांगीर से उन्होंने फ़ारसी में बात की। तो जहांगीर में क्या क्या फ़ारसी में जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस, जो कि जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए थे। तो कब आए थे? यहीं से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब मुहर लगी, उसके 15 वर्ष का जो घोषणा पत्र था, तो उसके दूत के रूप में ब्रिटेन के राजा, देखिए इसमें 15 वर्ष का जो घोषणा पत्र है उसमें किसके हस्तक्षेप से हुआ? तो महारानी एलिजाबेथ। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस जब भारत आए तो किसके दूत के रूप में बनकर आए? ब्रिटेन के राजा उस टाइम पे जेम्स प्रथम थे, तो उसी के दूत के रूप में बनकर आए थे। कहाँ? तो सूरत आए थे। सूरत आने के बाद वो आगरा आए और आगरा में जहांगीर के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब दर्ज कराने के बाद उन्होंने जहांगीर से फ़ारसी में बात की, जिससे जहांगीर प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसबदार और क्या प्रदान किया? इंग्लिश खां की उपाधि उसे प्रदान किया। उसके बाद 1611 ईस्वी में पूर्वी तट पर भारत का प्रथम, क्या पूर्वी तट पर भारत का प्रथम अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक कोठी जो कि मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। तो कब? 1611 में। पूछा जा सकता है प्रथम व्यापारिक कोठी अंग्रेजों द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो 1611 में। और कहाँ पे? मछलीपट्टनम में, जो कि ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद ठीक उसी वर्ष 1611 में स्वाली, जो कि एक जगह है, तो स्वाली में कैप्टन मिल्टन के द्वारा जहाजी पुर्तगाली का एक जहाजी बेड़ा था, उसको परास्त किया गया। तो कहाँ पे? तो स्वाली एक जगह है, स्वाली जगह में कैप्टन मिल्टन पुर्तगालियों का एक जहाजी बेड़ा को उसने परास्त करवाया। तो कब? 1611 को। उसके ठीक 2 साल बाद क्या किया कि अंग्रेजों ने औरंगजेब से अनुमति लेकर के 1613 में, और अंग्रेजों ने औरंगजेब से अनुमति लेकर के सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित किया गया था। तो भारत की दूसरी कंपनी, तो पहली दूसरी कंपनी और पश्चिम भारत की पहली कंपनी कहाँ पे? मतलब औरंगजेब से अनुमति लेकर अंग्रेजों ने स्थापित किया। तो कहाँ पे? सूरत में। उसके बाद ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो एक बार फिर भारत का दौरा किया, और जब भारत आए तो वह जहांगीर के दरबार में वह उपस्थित हुए। तो कब? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। उसके बाद ठीक 15 साल बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा एक जगह है, वहाँ का एक सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह। कहाँ का? गोलकुंडा के सुल्तान, जो कि अब्दुल्ला कुतुब शाह थे। गोलकुंडा एक जगह है, उसके सुल्तान जो थे अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, ने अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया। मतलब फरमान, एक सुनहला फरमान अंग्रेज़ों के नाम पे उसको अंग्रेज़ों को प्रदान किया। ठीक है। उसके बाद 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर जैसे एक फरमान उसे मिला, अंग्रेज़ों को सुनहला फरमान दिया था। तो कौन दिया था? गोलकुंडा के जो शासक थे, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, उन्होंने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया। उस फरमान के अंतर्गत क्या था कि अगले 1 साल बाद 1633 में पूर्वी तट पर अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि उड़ीसा में महानदी के मुहाने पे था। मुहाना मतलब उड़ीसा के महानदी के डेल्टा पे स्थापित था। और क्या हुआ कि पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा हरिहरपुरा और बालासोर, जो कि पीपली में है, वहाँ पे कारखाना को स्थापित किया। तो कहाँ पे? हरिहरपुरा और पीपली में। क्या है? पीपली एक जगह है, वहीं पे एक बालासोर जगह है। तो पीपली में और पीपली के बालासोर में और हरिपुरा में
अपना कारखाना स्थापित किया। पूर्वी भारत में यह था, जो कि एक था उड़ीसा के महानदी के मुहाने पे। उसके बाद क्या हुआ, एक अंग्रेज आए, फ्रांसीसी डे नामक का एक अंग्रेज आए, कब, 1639 ईस्वी में। और उसने क्या किया कि मद्रास को पट्टे पर लिया। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से। और यहाँ पर एक किलाबंद कोठी बनवाई, जिसे मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से वह स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो कौन? चंद्रगिरी के राजा से किसने लिया? फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर लिया। पट्टे कहने का मतलब जैसे हमारे पास ज़मीन है और हम वो चीज़ करने में, मतलब वहाँ पे कुछ काम या वहाँ पे खेती करने में समर्थ नहीं है, तो वह क्या करेंगे कि हम अपनी ज़मीन को किसी और को दे देंगे। उसके बदले में हम उससे सालाना कुछ रुपए के हिसाब से सालाना हम उससे लेंगे। तो वही हुआ कि फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया। तो किससे लिया? चंद्रगिरी के राजा। चंद्रगिरी कहाँ पे है? तो ये आपको साउथ इंडिया में है, राजा से। और यहाँ पर किलाबंद कोठी बनवाई, जो आज किसके नाम से? सेंट जॉर्ज की वहाँ पे, मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज की वहाँ पे स्थापना किया गया। उसके बाद क्या हुआ? 1651 में ब्रिजमैन के द्वारा हुगली में मतलब एक कोठी की स्थापना की गई, कोठी को स्थापित किया गया। उसके बाद 1661 में ठीक 10 साल बाद 1651 में एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे आ गया है। तो 1651 में क्या हुआ कि बंगाल का सूबेदार, जो कि कौन थे? शाह शुजा, उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए एक विशेष, ये तो बंगाल की बात होगी, जब बंगाल पे आएंगे, बंगाल भी उस टाइम पे बिहार का था, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में, ठीक है। तो क्या क्या कि बंगाल का सूबेदार जो कि शाह शुजा था, उसने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए एक विशेष अधिकार प्रदान दे दिया, विशेषाधिकार प्रदान उसे मतलब अंग्रेजों को दिया, जिसे निशान कहते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 1661 में क्या हुआ, ब्रिटेन के राजा की शादी हुई। ब्रिटेन का राजा कौन था उस टाइम पे? चार्ल्स द्वितीय। तो किससे हुआ ब्रिटेन के राजा का विवाह? तो पुर्तगालियों के रानी के साथ। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, अपनी रानी जिसका नाम कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा था, उन्होंने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह करवा दिया। तो कब? 1661 ईस्वी में। लेकिन बदले में पुर्तगालियों ने क्या किया, पहले तो बम्बई पुर्तगालियों के पास था, लेकिन बदले में मतलब आप बोल सकते हैं कि दहेज के रूप में वह बम्बई अंग्रेजों को दे दिया। मतलब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई को दे दिया। लेकिन चार्ल्स द्वितीय भी बहुत मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि होशियार तरह के व्यक्ति थे, बहुत ही तेज तर्राक व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक 7 साल बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई के एक द्वीप को 10 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से, 10 पाउंड सालाना के हिसाब से उन्होंने अपनी ही कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने सौंप दिया। उसके बाद 1687 ईस्वी में अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक बस्ती जो कि सूरत में था, सूरत से बदल करके बम्बई हो गया, क्योंकि बम्बई को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। किसने? चार्ल्स द्वितीय ने। मतलब 10 पाउंड वार्षिक सालाना के हिसाब से अपनी ही कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो कब? 1668 ईस्वी में। उसके बाद क्या क्या, तो उस टाइम पे अंग्रेजों का मुख्यालय जो था सूरत में हुआ करता था। तो उसने सूरत से अपना मुख्यालय, मतलब व्यापारिक बस्ती की मुख्य व्यापारिक बस्ती को, जो भी सूरत में था, वहाँ से बदल करके स्थानांतरित कर दिया गया बम्बई में। उसके बाद 1669 में जेराल्ड ओंगियार जी आए। उन्होंने क्या किया, मतलब सर जॉर्ज ऑक्सजेन के स्थान पर, या उस किसके स्थान पे? सर जॉर्ज ऑक्सजेन के स्थान पे या उसके उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियार जी ने सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर नियुक्त किया गया।
और जेराल्ड अंगियार को ही बम्बई शहर का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं कि 1651 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार जो कि शाह शुजा था, उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार के क्षेत्र में विशेष अधिकार प्रदान कर दिया था, जिसे निशान कहते थे। और उसके बाद 1698 ईस्वी में बंगाल का एक और सूबेदार जो कि अजीम उस शान थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी उसे प्रदान कर दिया था। तो किसे, मतलब अजीम उस शान ने, जो कि बंगाल का सूबेदार था, उन्होंने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान कर दिया था, मतलब दे दिया था। तो 3 गांव वो कौन कौन थे, तो सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर। तो उन्होंने कब दिया था, 1698, ये याद रखिएगा दोस्तों, 1698 में। तो कौन कौन थे 3 गांव, सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर। और उसके बदले में क्या क्या, गांव के जमींदारों को उसके एवज में या फिर बोल सकते उसके बदले में 1200 रुपये उसे गांव के मालिकों को मुहैया करवाया। उसके बाद जॉब चारनाक जी आए और क्या की कि तीनों गांव को मिलाकर फोर्ट विलियम नगर की, आप बोल सकते हैं शहर की स्थापना किए। तो कौन, जॉब चारनाक जी, तीनों गांव को मिलाकर। तीनों गांव कौन कौन था, सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर, जो कि किससे लिया गया था, अजीम उस शान, मतलब लिया गया था गांव के जमींदारों से। लेकिन उस टाइम पे वहाँ के शासक कौन थे, बंगाल के मतलब सूबेदार कौन थे, अजीम उस शान थे। तो अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान कर दिया था। तो 3 गांव जो थे, सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर। और उसके बदले में गांव के मालिकों को 1200 रुपये मुहैया करवाया। उसके बाद जॉब चारनाक जी आए। जॉब चारनाक ने क्या किया कि तीनों गांव को मिलाकर फोर्ट विलियम नामक एक शहर की स्थापना की। और उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, सर चार्ल्स आयर को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। तो किस शहर का, फोर्ट विलियम शहर का। उसके बाद 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, किसको, फोर्ट विलियम को। क्या घोषित किया गया, पहला प्रेसिडेंट नगर। ठीक 2 साल बाद आप ये याद रख सकते हैं कि 1700 ईस्वी एक राउंड फिगर है। तो 1700 ईस्वी में पहला नगर प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया था, तो किसे, फोर्ट विलियम को। और 2 साल पहले जाइएगा 1698 में, तो इसने किससे, बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से इन्होंने 3 गांव की मतलब जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त की थी, दिलवाई थी 3 गांव की मतलब जमींदारी किसी से ले करके। लेकिन उसके बदले मुझे 1200 रुपया दिया, ठीक 2 साल पहले। तो ये एक राउंड फिगर आप अपने दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए कि 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को पहला नगर घोषित किया गया और वहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति की, तो किसके रूप में, सर चार्ल्स आयर के रूप में। उसके बाद पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो कि 1774 से 1911 तक यह ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। 1911 के बाद फिर यह दिल्ली हस्तांतरित हो गया था, जब उस टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ। तो बहुत बात है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये याद रखिएगा, 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया था, किसे, फोर्ट विलियम को, जो 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। उसके बाद 2 साल पहले जाते हैं तो 1698 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार उस टाइम पे कौन था, अजीम उस शान ने क्या क्या था, अंग्रेज़ों को 3 गांव की जमींदारी मतलब जमींदार से मतलब ले करके अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। जो 3 गांव थे, सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर। बदले में 3 गांव के मालिकों को 1200 रुपये उसे मुहैया करवाया था, उसके एवज में दिया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि जैसे यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री जो आई, तो प्रथम कहाँ पे, किस स्थान पे, भारत के किस क्षेत्र में, मतलब किस स्थान पे और किस वर्ष स्थापित किया गया था। जैसे कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए।
तो इसके बारे में कि इन्होंने कब आया और अपनी कंपनी को कब स्थापित किया भारत के क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, और किस वर्ष स्थापित किया, तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे 1498 में, और उसके ठीक बाद मतलब 5 साल के बाद ही 1503 ईस्वी में कोचीन, मतलब केरल के कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया था। उसके बाद डच आए थे। डच कब आया? 1596 में। देखिए, यदि आपसे कोई पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन किस तरह से हुआ, उसका एक कालक्रम सजाइए, तो ये कालक्रम गलत होगा दोस्तों। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरह से हुआ, उसका एक कालक्रम सजाइए, तब ये कालक्रम सही होगा। क्योंकि यूरोपीय कंपनी का मतलब एक हो गया कि व्यापार का दृष्टि, मतलब जब यूरोपीय कंपनी आए तो कौन सबसे पहले व्यापार किए, और एक होता है कि जब यूरोपीय आए भारत में तो क्या क्या किए, मतलब वो व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं हो सकता है कि वह भारत आए, भारत का मुहैया करके यहाँ की जनसंख्या देख करके यहाँ के शासक किस रूप से अपना शासक कर रहे थे उसका वो ब्यौरा, पूरा ब्यौरा लेकर के फिर वो घूम घाम के चले गए। वो एक अलग चीज़ है, और एक व्यापार के दृष्टिकोण से वह एक अलग चीज़ है। तो जब ये पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का एक कालक्रम सजाइए, तो आगमन तो पहले पुर्तगाली का होगा, तब उसके बाद अंग्रेज का होगा। पुर्तगाली का होगा, उसके बाद अंग्रेज का होगा। चलिए, तो उसके बाद जो प्रथम फैक्ट्री था डच ने स्थापित किया था, तो कब? 1605 ईस्वी में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे। उसके बाद अंग्रेज का जो 1611 ईस्वी में। यहाँ पे एक बहुत लंबा गैप है पुर्तगाली और डच के बीच में, 102 साल का। ये याद रखिएगा कि पुर्तगाली मतलब 1503 में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था, तो कहाँ क्या था? कोचीन, केरल में। और उसके बाद जो डच आए थे तो 102 साल के बाद मतलब 1605 में उन्होंने मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपना फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद 5 साल बाद अंग्रेज आए 1611 ईस्वी में, और उसने भी मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में अपना ये फैक्ट्री स्थापित किए। उसके बाद डेनिश आया, तो कब? 9 साल के बाद, मतलब अपना फैक्ट्री 9 साल के बाद अपना वह स्थापित किया। तो कब? 1620 ईस्वी में। कहाँ पे? ट्रावनकोर, तंजौर में। उसके बाद 48 साल के बाद फ्रांसीसी ने अपना फैक्ट्री, जो कि सूरत, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे अपना यह फैक्ट्री स्थापित किया। तो चलिए, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यह एक 3-4 पेज का एक कंसाइज रूप से हमने एक तैयार किया है, जो कि बड़ी आसानी से याद हो सकता है। हमने एक मतलब एक सीक्वेंस में उस ईस्वी को दर्शाया है, और एक बड़ी ही मतलब आप बोल सकते हैं मज़ेदार हिसाब से आप पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।